मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है वो गरीबों पर सर्वाधिक होता है। जो अमीर होते हैं, जिनके पास संसाधन ज्यादा होते हैं, उन पर मुद्रास्फीति का प्रभाव कम पड़ता है। पड़ता उन पर भी है, लेकिन कम पड़ता है। तो गरीब पर मुद्रास्फीति का प्रभाव ज्यादा क्यों पड़ता है? गरीब पर मुद्रास्फीति का प्रभाव ज्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी कम होती है, वो हैंड टू माउथ होता है। वो जितना कमा रहा है उतने का उपभोग कर जा रहा है, उसकी बचत है ही नहीं। अब अगर मान लीजिए कि एक गरीब 100 रुपए प्रतिदिन कमा रहा था और वो 100 रुपए का उपभोग कर जा रहा था, अब कमाई अगर उसकी उतनी ही रह जाती है और ये जो उपभोग की वस्तु है और जो सेवा है ये महंगी हो जाती है। कमाई अगर उसकी उतनी ही रह जाती है और ये जो उपभोग की वस्तु और सेवा है ये महंगी हो जाती है, तो अब इतनी आमदनी में वो उपभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी अब वो चीज 110 में मिल रही है, लेकिन आमदनी उसकी 100 की ही है। तो यहां पर इस गरीब का उपभोग प्रभावित होगा, उसको अपने उपभोग में कटौती करनी पड़ेगी। वो कमा रहा था 100 रुपया, 100 रुपए का वो उपभोग कर जा रहा था, लेकिन मूल्य में बढ़ोतरी के कारण उसका उपभोग महंगा हो गया, उसी अनुपात में उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। तो जब वस्तु महंगी हो जाएगी, सेवा महंगी हो जाएगी और आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने उपभोग के साथ समझौता करना पड़ेगा। वो पहले अगर 3 टाइम खा रहा था तो अब उसे 2 टाइम खाकर रहना पड़ जाएगा। तो इसीलिए तो जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ती है, आरबीआई तुरंत से हरकत में आती है, यह सोचकर कि उसे अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि महंगाई के कारण गरीब जो है वो भूखा मर जाए। तो वो महंगाई को नीचे लाने का प्रयास करती है। कैसे करती है सब पता चलेगा, सब धीरे धीरे पता चलेगा। मौद्रिक नीतियां पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है। अब मैंने कहा कि अमीरों पर इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। कैसे? अमीरों पर इसका प्रभाव ज्यादा इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास अधिशेष होता है, सरप्लस होता है। वो क्या करते हैं कि जो अधिशेष उनके पास है, जो एक्स्ट्रा पैसा, जो सरप्लस उनके पास है, उस पैसे को वो किसी संपत्ति में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए सोना खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, या एक और फ्लैट खरीद लिया, घर खरीद लिया। तो होता क्या है कि इधर वस्तु और सेवाएं महंगी हो रही हैं, उनका मूल्य बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वस्तु और सेवाएं महंगी हो रही हैं वैसे वैसे उस संपत्ति के मूल्य में भी तो बढ़ोतरी हो रही होगी जिस संपत्ति में उन्होंने निवेश कर रखा है। आप ये बताइए कि दाल, तेल ये सब महंगा हुआ, लेकिन साथ ही साथ जमीन भी तो महंगी हो गई। दाल, तेल ये सब महंगा हुआ, लेकिन साथ ही साथ सोना भी तो महंगा हो गया। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, मैंने उस पैसे को जमीन में इन्वेस्ट कर दिया, अब इधर महंगाई के कारण मेरा उपभोग महंगा हो रहा है, लेकिन लगभग उसी अनुपात में मैंने जो इन्वेस्ट कर रखा है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो बढ़ रही है। तो मैंने अपने नुकसान को
काउंटर बैलेंस कर लिया। मैं बस उदाहरण से आप लोगों को समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि पहले मैं 100 रुपए का उपभोग करता था, उपभोग महंगा हो गया, 110 रुपए का हो गया। पहले मैं 100 रुपए का उपभोग करता था, उपभोग महंगा हो गया, 110 रुपए का हो गया। मैंने क्या किया कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा 100 रुपया पड़ा हुआ था, उससे मैंने एक जमीन खरीद ली और वो जमीन 112 रुपए की हो गई। तो इसका मतलब कि इधर जो एक्स्ट्रा 10 रुपए मुझे खर्च करने पड़े, मैंने इधर निवेश करके उससे ज्यादा बना लिया। बात समझ में आई? हो सकता है कि उससे कुछ कम भी बने। जो उपभोग है मेरा वो 100 रुपए से 110 रुपए हो जाए और जमीन की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 109 रुपए हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एकदम एग्जैक्टली उसी अनुपात में बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने अपने इस बढ़े हुए उपभोग के मूल्य को इधर एक संपत्ति में निवेश करके काउंटर बैलेंस किया कि नहीं किया? तो ये तो मैं तब कर पाया जब मेरे पास अधिशेष था, मेरे पास सरप्लस था। अगर मेरे पास सरप्लस नहीं होता, मेरे पास अधिशेष नहीं होता, तो क्या मैं ऐसा कर पाता? नहीं। तो जब आपके पास अधिशेष होता है, आप अपने ऊपर मुद्रास्फीति के प्रभाव को निरस्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंड टू माउथ हैं, जितना कमा रहे हैं उतने का उपभोग कर जा रहे हैं और वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाएं, लेकिन आपकी आय ना बढ़े, तो ऐसी स्थिति में आपका उपभोग प्रभावित होगा। बचत तो तब प्रभावित होगा जब आप बचत करने की स्थिति में हैं, लेकिन जब आप हैंड टू माउथ हैं, आप जितना कमा रहे हैं उतने का उपभोग कर जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपका उपभोग प्रभावित होगा। यह समझ में आया? क्लियर है? यह भी पॉइंट आप लोगों के नोट्स में है। ठीक, अब देखिए जब भी मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है तो हम बैंक में पैसा जमा करना नहीं चाहते। जब भी मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है तो हम बैंक में पैसा जमा करना नहीं चाहते। कारण, मान लीजिए कि 100 रुपए की चीज महंगी होकर 110 की हो गई एक साल में, तो जो मूल्य है वो 10% के दर से बढ़ा, है ना? अब अगर आपने बैंक में 100 रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट किया और बैंक ने आपको 5% का ब्याज दिया, तो आपका ये 100 रुपया एक साल में कितना हुआ? 105। अब ये बताइए कि आपका 100 रुपया जो बैंक में पड़ा हुआ है वो एक साल बाद हुआ 105 रुपया, और जो 100 रुपए की वस्तु थी वो एक साल बाद हो गई 110 रुपए की। तो आप यहां पर फायदे में है कि नुकसान में है? कितने के नुकसान में? 5 रुपए के नुकसान में। तो हम जब मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है तो बैंक में पैसा जमा करना नहीं चाहते। हम कोशिश करते हैं कि उस पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, हम उससे जमीन खरीद लें, हम उससे सोना खरीद लें, या फिर उपभोग की कोई वस्तु ही खरीद लें जो हो सकता है कि आने वाले समय में और महंगी होने वाली हो। क्योंकि बैंकों में रखे जमा राशि पर जो आपको ब्याज मिल रहा है, महंगाई उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो इससे जमाकर्ता को नुकसान होता है। अब यह बताइए कि बैंक जो धंधा करती है वो किसके पैसे से करती है? जमाकर्ता के जमा राशि से करती है।
अब हम और आप अगर बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे ही नहीं तो बैंक धंधा कैसे करेंगी? नहीं कर पाएंगी। तो बैंक क्या करती हैं कि जब महंगाई तेजी से बढ़ती है तो वो जमा राशि पर ब्याज बढ़ाने लगते हैं कि भैया तुम आओ, तुम अपना पैसा जमा करो, हम तुमको बढ़ा हुआ ब्याज दर देंगे। तो जमाकर्ता को आकर्षित करने के लिए बैंक जमा राशि पर ब्याज बढ़ा देती है महंगाई के कारण। अब आप ये बताइए कि बैंक जो है वो ऋण किस पैसे से देती है? जमाकर्ता के जमा राशि से ऋण देती है। तो अब अगर जमाकर्ता को वो ज्यादा ब्याज देगी और उसी पैसे से उसको ऋण देना है तो ऋण देने की प्रक्रिया में बैंक जो है वो ब्याज दर बढ़ाएगी कि घटाएगी? बढ़ाएगी, क्योंकि जमा राशि पर वो ज्यादा ब्याज दे रही है। तो जब उसी पैसे से उसको आगे ऋण देना है और अपना कारोबार चलाना है तो वो ऋण लेने वाले से भी ज्यादा ब्याज लेगी, मतलब कि वो ज्यादा ब्याज दर पर ऋण देगी। अब एक बात बताइए कि अगर ऋण महंगा हो जाएगा तो क्या आप ऋण लेकर उपभोग करना चाहेंगे? नहीं। तो इसका मतलब कि मुद्रास्फीति के कारण उपभोग प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए कि ऋण महंगा हो जाता है तो क्या आप बैंक से ऋण लेकर नया निवेश करना चाहेंगे? नहीं, निवेश महंगा हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण एक देश में निवेश भी प्रभावित होता है? बिल्कुल कह सकते हैं, मुद्रास्फीति के कारण एक देश में निवेश भी प्रभावित होता है। इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए कि जो मांग का नियम है, जो लॉ ऑफ डिमांड है, वो कहता है कि मूल्य अगर बढ़ जाते हैं तो मांग कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज महंगी हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसका उपभोग ना करें, है ना? वो हमारे पहुंच से बाहर चली जाएगी। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, बैंक में अगर आप अपनी धनराशि जमा रखते हैं तो आपको नुकसान होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर ज्यादा है और बैंक से मिलने वाला ब्याज दर जो है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में जमाकर्ता को आकर्षित करने के लिए बैंक ब्याज दर बढ़ाती है। किस पर? जमा राशि पर। अब अगर बैंक जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाएगी तो ऋण देते समय वो ब्याज दर बढ़ा देगी, वो ऋणी से ज्यादा ब्याज लेगी, तब तो धंधा कर पाएगी। तो अगर ऋण पर ब्याज दर बढ़ जाता है तो हमारा उपभोग प्रभावित होता है और साथ ही साथ उस देश में निवेश प्रभावित होगा, क्योंकि ज्यादा ब्याज दर पर ऋण लेकर आप निवेश करना नहीं चाहेंगे। तो मुद्रास्फीति जो है उससे उपभोग और निवेश दोनों प्रभावित होते हैं। ये क्लियर है? ये समझ में आया? अब एक चीज और, जब भी मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को नुकसान हो जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा कैसे। दो एग्जाम्पल देकर सुनाता हूं और समझाता हूं। मान लीजिए कि ये मेरी परिचित है। मान लीजिए इन्होंने मुझसे कहा कि 500 रुपए उधार दो, हम 1 साल बाद वापस कर देंगे। मैंने इनको 500 रुपए उधार दे दिए।
इन्होंने क्या किया कि उस 500 रुपए से एक जमीन खरीद ली। अब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी। एक साल बाद 500 रुपए का ये जो जमीन का टुकड़ा है ये हो गया 550 रुपए का। 550 रुपए। और इन्होंने वो 500 रुपया मुझे एक साल बाद वापस कर दिया, सम्मान समेत। अब जो इन्होंने 500 रुपया मेरे से लिया था, इनके लिए वो 500 रुपया 550 हो गया, क्योंकि इन्होंने उससे जमीन खरीद ली। और जब इन्होंने 500 रुपया मुझे एक साल बाद वापस किया, तो क्या इन्हीं के बगल में इतनी ही बड़ी एक जमीन मैं खरीद पाऊंगा उस 500 रुपए में? नहीं। तो इनको लाभ हो गया, मेरा नुकसान हो गया। पॉइंट समझ में आया? तो ये उनका लाभ और ये मेरा नुकसान। तो जब भी मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है, बहुत तेज से, तो ऋणी को लाभ हो जाता है और ऋणदाता जो है उसको नुकसान हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल सुनिए जिसमें कि ब्याज भी है, इंटरेस्ट भी है। मान लीजिए आपने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया। आपने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया। बैंक ने आपको 7% के दर पर लोन दिया। आपने इस 100 रुपए से एक घर खरीद लिया, हाउस। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि एक साल बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये 120 की हो गई। लेकिन ये बताइए कि बैंक को एक साल बाद जब ये पैसा आपने वापस किया तो 100 के साथ और कितना जोड़कर वापस किया? केवल 7 ही तो जोड़कर वापस किया। तो आपने 107 रुपए वापस किए। तो जो 100 रुपया आपने लिया वो आपके लिए अब 120 है। लेकिन बैंक ने जो 100 रुपया दिया था वो एक साल बाद भी उसके लिए 107 है। तो जब महंगाई तेजी से बढ़ती है तो जो ऋणदाता है उसको नुकसान होता है। क्या बैंक उस 107 रुपए से चाहकर भी आपके जैसा एक घर उसी सोसाइटी में 107 रुपए में खरीद पाएगी? नहीं। तो इसका मतलब कि बैंक का नुकसान। एक और एग्जाम्पल समझिए और सुनिए। बैंक ने आपको लोन दिया 100 रुपए का, 7% के ब्याज दर पर, यह सोचकर कि मुद्रास्फीति 5% के दर से बढ़ेगी। महंगाई जो है वो 5% के दर से बढ़ेगी। बैंक ने आपको 100 रुपए का लोन दिया 7% के ब्याज दर पर, यह सोचकर कि महंगाई जो है वो 5% के दर से बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि 100 रुपए की चीज 105 रुपए की हो जाएगी। बैंक ने यह सोचा 100 रुपए की चीज 105 की हो जाएगी, बैंक ने यह सोचा। और बैंक का 100 रुपया जो है वो हो जाएगा 107। बैंक ने यह सोचा। तो बैंक को यहां पर कितने का प्रॉफिट होता? 2 रुपए का। लेकिन अगर मान लीजिए कि बैंक का ये जो सोचना था ये गलत हो जाए और मुद्रास्फीति 10% के दर से भाग जाए, तो अब 100 रुपए की चीज जो है वो कितने की हो गई? 110 की। लेकिन बैंक का 100 रुपया जो है वो कितने का हुआ? तो बैंक को यहां नुकसान है कि नहीं है? कितने का नुकसान है? 3 रुपए का।
तो जब भी मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ती है तो ऋणदाता जो है उसको नुकसान होता है और ऋणी को लाभ होता है। अब ये कंसेप्ट एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि एक नहीं 3 बार यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के पीटी में इस क्वेश्चन को पूछा है और घुमा घुमा कर पूछा है। कभी सीधे इस तरह से पूछा है कि मुद्रास्फीति के तीव्र गति से बढ़ने से निम्नलिखित में से क्या होगा? ऋणदाता को क्षति पहुंचेगी, इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है। कभी उसने पूछा है कि मुद्रास्फीति के तीव्र गति से बढ़ने से डिबेंचर होल्डर पर क्या असर पड़ेगा? तो डिबेंचर होल्डर ऋण पत्र धारक कौन होते हैं आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा, समय आने दीजिए। मुद्रास्फीति के तीव्र गति से बढ़ने से बॉन्ड धारकों पर क्या असर पड़ेगा? बॉन्ड क्या होता है आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा। तो समय आने दीजिए, इस टॉपिक को उन टॉपिक से भी कनेक्ट करूंगा, लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है कि मुद्रास्फीति जब भी तीव्र गति से बढ़ती है ऋणी को लाभ होता है, ऋणदाता को नुकसान होता है।